हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 9 जिसका नाम प्रॉबिटी इन गवर्नेंस है, उसका पार्ट 8। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम कवर करेंगे वो है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का। क्या है, थोड़ा समझिएगा इसको। साथियों, हर एक ऑफिसर जो इनकर या ऑथराइज करता है एक्सपेंडिचर को इस पब्लिक के पैसे से, इस ऑफिसर के अंदर ये ज़रूरी है कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होने चाहिए फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के। देखिए, हर एक ऑफिसर ये भी इन्फोर्स करे कि फाइनेंशियल ऑर्डर प्रॉपर हो, स्ट्रिक्ट इकोनॉमी हो, और देखिए कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ये ऑब्जर्व करे अपने ओन ऑफिस से एंड बाय सबऑर्डिनेट डिसबर्सिंग ऑफिसर्स से। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे एम्फेसिस दी जाती है जनरली, वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि हर ऑफिसर्स ये एक्सपेक्टेड है कि वो सेम विजिलेंस एक्सरसाइज करें इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो पब्लिक मनी से वो करता है, एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। इसका मतलब बेसिकली जैसे एक व्यक्ति अपने पैसे को खर्चा करने से पहले सोचता है ना कि हम इस तरीके से करेंगे भैया, बहुत संभाल के खर्च करेंगे, सेम तरह से जब ऑफिसर ऑथराइज करे कि पब्लिक मनी में से यहाँ खर्चा करा जा रहा है तो वो अपने पैसे की तरह ही उसे समझ के फील करके खर्च करे। दूसरी बात ये कि जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइमा फेसी नहीं होना चाहिए, मोर देन व्हाट द ओकेशन डिमांड है ना, जितना है उस हिसाब से ही खर्च यहाँ होना चाहिए। तीसरी बात कि कोई भी अथॉरिटी, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इस पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी को यहाँ पे एक्सपेंडिचर करने का हक नहीं मिलना चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए उस खर्च को कर सकती हो। एक्सपेंडिचर जो पब्लिक मनी से है वो इनकर ना हो बेनिफिट के लिए एक किसी पर्टिकुलर इंसान के या एक ही सेक्शन ऑफ लोगों के लिए, जब तक के लिए ऐसा ना हो कि एक क्लेम हो फॉर द अमाउंट ये इन्फोर्स हो कोर्ट ऑफ लॉ में, या फिर एक्सपेंडिचर जो है वो इन परसुएंस किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी या कस्टम के तहत हो रहा हो। उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ अलाउंसेस ग्रांट करे जाएंगे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर टाइप के, ये रेगुलेट हो कि जो अलाउंसेस हैं वो पूरे ही मतलब आर नॉट ऑन द होल अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपेंट्स। तो ये पूरी इसकी कहानी है जो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इंडिया के अंदर क्या है कि जो लेजिस्लेचर है ना वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है लोगों के एक्सरसाइज कंट्रोल की ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन वो एक्ट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैरी उन गाइडलाइंस के जो लेजिस्लेचर के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर लिखा है ब्रॉडर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की। लेजिस्लेचर ना सिर्फ डिफाइन करता है फंक्शंस को सरकार के, बट उसके अलावा प्रोवाइड करता है फाइनेंस को भी अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। जो कंट्रोल है फाइनेंशियल मैटर पे ये एक्सरसाइज होता है थ्रू द अलग अलग कमेटीज़ के माध्यम से जिन्हें लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश करता है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकता एक भी रुपए बिना सैंक्शन हुए लेजिस्लेचर के, और एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्टेड है कि वो एक्यूरेट अमाउंट रखे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का और सबमिट करे रिपोर्ट्स ऐसे ट्रांजैक्शन की किसको? लेजिस्लेचर को, है ना। लेजिस्लेचर इसके अलावा डील करता है मैटर्स के साथ जो मैटर रिलेटेड होते हैं पब्लिक पर्सनल से। मैटर जैसे रिक्रूटमेंट का, पब्लिक पर्सनल का, उनके नंबर, उनकी ड्यूटीज़, पावर्स, उनकी सर्विस कंडीशंस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा, ये सब डिटरमाइन करता है लेजिस्लेचर। अब इन सारे रूल्स के साथ अगर नहीं जुड़ के चलते हो, रूल्स अकाउंट के साथ फॉर डिसिप्लिन, तो फिर आपके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। फर्दर
पब्लिक पर्सनल ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने क्लियर एक्ट्स, ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। ये सपोज है कि वो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड रखें अपने ऑफिशियल एक्ट का और सबमिट करें रिपोर्ट्स लेजिस्लेचर को एटलीस्ट 1 साल में एक बार। जब भी लेजिस्लेचर उनसे कहे कि आइए आप यहाँ सबमिट करिए, गिविंग अ फुल अकाउंट ऑफ देयर एक्ट्स। उसमें सब कुछ बताया हमने, ये किया ऐसा ऐसा। तो लेजिस्लेचर यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, इंक्वायरी भी कर सकता है इस मैनर की जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स करे जा रहे हैं। लेजिस्लेचर के पास जनरल पावर डायरेक्शन की भी है, सुपरविजन की भी है, कंट्रोल की भी है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ है देखिए द मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं किस किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हैंडल करी जा रही हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। देखिए कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब किया जाता है इसके द्वारा, तो इसमें कुछ फॉर्म्स के माध्यम से करते हैं ना, कुछ चीज़ों से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मानिए, जैसे कि क्वेश्चंस, रेजोल्यूशन, 0 आवर डिस्कशन होता है, एडजर्नमेंट मोशंस होते हैं, वोट ऑफ सेंसर, बजट एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो अलग अलग मीन्स मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। फिलहाल तो ये समझिए कि अलग अलग मीन्स में जैसे प्रेसिडेंट की स्पीच, डिस्कशन हो गया बजट पे, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, डिबेट्स लेजिस्लेचर पे, पार्लियामेंट्री कमेटीज और एक्सटर्नल ऑडिट। तो आइए एक करके समझते हैं। सबसे पहले आइए ऑडिटिंग को आपको समझाते हूँ। देखिए ऑडिटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ना पार्लियामेंट्री कंट्रोल में। हर जगह बिजनेस अफेयर्स में देखते हैं, फाइनेंसेस देश के जो है वो ऑडिटिंग कंट्रोल बढ़िया है तो सब बढ़िया है। इंडिपेंडेंट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करता है पब्लिक मनी को। और ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है बुक्स का, रिकॉर्ड्स का, बिजनेस का, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि इस बात को एसर्टेन कराएं या वेरीफाई करें टू रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस और रिजल्ट्स। तो ऑडिट जो सरकारी पैसे का होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये किया जाता है इंडिपेंडेंट ऑफिसर के द्वारा जो अपनी ड्यूटी को लेजिस्लेचर के बिहाफ पे परफॉर्म करता है। और इसकी ड्यूटी होती है कि देखना कि पैसा इकोनॉमिकली और ऑनेस्टी के साथ खर्चा हो रहा है। दूसरा आता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़। अब इसका क्या सीन है समझिएगा। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये एक्ट करती हैं एज अ टूल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। फाइनेंशियल कमेटीज़ जो पार्लियामेंट की हैं, जैसे कमेटी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे है, ये प्रॉपर डिटेल और सब्सटेंशियल कंट्रोल अपना फाइनेंशियल मैटर पे रखती है। कमेटी ऑन अश्योरेंस रिपोर्ट करती है ऑन एज टू व्हाट एक्सटेंड द अश्योरेंस जो दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आर इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। और ऐसी इंक्वायरी मिनिस्टर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, केयरफुल बनाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो फटाफट से एक्शन लें उन प्रोमिसेस पे जो प्रोमिसेस उन्होंने करे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से समझिएगा। देखिए पॉलिटिसाइजेशन ब्यूरोक्रेसी का ये कोई नई बात नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। हालांकि जो इंटेंसिटी है एप्लीकेशन की और रीजंस जो हैं पॉलिटिसाइजेशन के वैरी करते रहते हैं कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री में अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के पर्सनल मैटर्स में हर एक देश के अंदर। देखिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी ये दोनों ही अच्छी भी है, क्रिटिसाइज भी करी जाती है, ओपिनियन बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार इस बारे में कहा था कि इंडियन सिविल सर्विस वो ना ही इंडियन है, ना ही सिविल है और ना ही सर्विस है। हालांकि इनके डिप्टी सरदार पटेल जी ने कहा कि इंडियन जो सिविल सर्विस है भाई हमारी, ये स्टील फ्रेम है गवर्नमेंट मशीनरी का। बाद में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन वॉज ऑल्सो डेडिकेटेड एज बाबूडम। तो पॉलिटाइजेशन जो ब्यूरोक्रेसी का है वो समझ लीजिए क्या है, पहले समझिए ये कि अनड्यू तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो गवर्नेंस में होती है। क्यों? जब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच में तालमेल हाथ मिल जाते हैं, रिजल्टिंग ऑन वन हैंड गवर्नमेंट अपॉइंटिंग देयर ओन पीपल। एक तरफ इससे क्या है, दोनों में तालमेल बढ़िया बन गया, हाथ मिल गया, तो क्या है सरकार क्या करती है, सरकार क्या करने लगती है कि अपने खुद के लोगों को अपॉइंट करने लग जाती है सीनियर और सेंसिटिव पब्लिक सर्विस पोजीशंस पे, और डिफेम होता है पॉलिटाइजेशन। और दूसरी तरफ ये
सब्स्टिट्यूट होता है पॉलिटिकल क्राइटेरिया का मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया से। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलिटिकल स्कैम आपने देखे होंगे। 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम आया था, कोल एलोकेशन, जैसे ना कोलगेट स्कैम वगैरह। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इवन कहा था कि जो CBI है वो एक केज्ड पैरेट है। ये बहुत फेमस हुई थी ये बात सुप्रीम कोर्ट के, आपको याद होगा कि ऐसा तोता जो अपने पिंजड़े में है और जितना उसके मास्टर्स समझाते हैं उतना वो बोलता है। अभी यहाँ पे ये भी परसेप्शन है देश के अंदर कि CBI एक टूल बन गया है पॉलिटिकल वैधता का, सरकार का, ताकि जो ऑपोजिशन की आवाज़ है उसे दबाया जा सके। इनफैक्ट पॉलिटिसाइजेशन सिविल सर्विस का ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है ऐसे तरीके से कि सरकार सोच रही है सीरियसली कि वो बनाए कमीशन को जो रिक्रूट करे सिविल सर्वेंट्स को। अब आप बताइए, तो ये करा जाएगा, एक्सेप्शन रहेगा कि कमीशन रिक्रूट करेगी सपोर्टर्स को रूलिंग पार्टी के। तो ये सब चीज़ें हैं, तो दिक्कत वाली तो खैर है ही। बहरहाल अब यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स रिक्रूट हो गए सिविल सर्विसेज में और अलग अलग इम्पोर्टेंट पोजीशन तक गए पहुँच, तो ये क्या करेंगे मालूम है? दे वोंट बी एबल टू गिव क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और ऐसा कॉन्स्पिशियस आउटकम ये है कि ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट, इनएफेक्टिव हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म होगा ही नहीं, डिसेंसी होगी ही नहीं, अनबायसनेस होगी ही नहीं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग स्प्लेंडेड ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट्स ये पनिश्ड हो रहे हैं और बाद में फॉर द सेक ऑफ द लॉयल्टी सच अ circumstance will unquestionably discourage qualified और talented graduates कि वो compete नहीं कर पाएंगे सिविल सर्विसेज में। तो ये बात तो हमने खैर कल भी बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, इफ़ यू रिमेंबर। हाँ, कल भी हमने यही चीज़ कही थी कि लॉयल्टी तभी रहती है जब लॉयल्टी के लिए कोई पनिशमेंट ना मिले। अब लॉयल्टी के लिए जब पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगी तो लॉयल्टी तो अपने आप ही हटेगी ना भाई। सिविल सर्वेंट्स कहेंगे कि भाई क्या ही लॉयल रहे हम, अगर हम तालमेल नहीं बनाएंगे, हमारी फैमिली हैरेस कर रही है, हमारी जॉब हैरेस कर रही है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स छोड़ देते हैं नौकरी बीच में। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है समझिए। लेकिन डेमोक्रेसी में काफ़ी एसेंशियल है कि पॉलिटिशियन एक इम्पॉर्टेंट एक रोल ऑफ मास्टर्स का रोल प्ले करते हैं, असिस्टेड जो करे जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के माध्यम से। और पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ अब स्पेल करें आउट देयर रिक्वायरमेंट टू द ब्यूरोक्रेसी एंड डिस्टिंग्विश करें जुरिस्डिक्शन में ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तभी ब्यूरोक्रेसी कन्फाइंड रहेगी विद इन देयर जुरिस्डिक्शन एंड कंसिडर करेंगे खुद को एज अ सर्वेंट्स ऑफ पीपल के तौर पे, समझे। तो सरकार यहाँ इसके लिए नेसेसरी इनिशिएटिव उठाए जिससे रिक्रूट करे, जो कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको रिक्रूट करा जाए, है ना। एंट्री लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे बनाई जाए विद अ क्वालिफाइड पर्सन्स हों, जो उनको अलाउ करा जाए कि आप काम करिए बिना किसी की इंटरफेरेंस के, समझे। तो ये चीज़ करी जाए। सरकार जो है वो रिफ्रेन करे खुद को फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिसाइजेशन से, मतलब कि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन ये मेरिट के बेसिस पे जो है वो किया जाए। सरकार यहाँ पे इनिशिएटिव उठाए जिससे ट्रेन करे अपने ब्यूरोक्रेट्स को ताकि उनकी एफिशिएंसी और बढ़ सके। कमिटमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्म करती हैं सरकारों को हर एक 5 साल में, वो आपको बढ़िया तरीके से खैर पता ही है ना। अच्छा, अब आई बात ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम अपना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या मतलब होता है इसका, पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए थोड़ा सा। प्यारे साथियों, ब्यूरोक्रेट्स को ज़रूरत है कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी मेंटेन करें ताकि डेमोक्रेसी सबसे ऊपर रह सके, है ना। इसमें तो नो डाउट बात सही।
पॉलिटिसाइजेशन ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्राइजेशन पॉलिटिक्स का ये ग्रे एरियाज है इंटरप्रेट करने के लिए। अब पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स ने पॉलिटिकल एरेना को ज्वाइन करा है, वो तो आपको खबरें मिलती रहती होंगी। ये फिनोमिना कट करता है अक्रॉस अलग अलग पार्टीज से, चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी हमारी इंडिया की भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या कोई हो ऐसा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बात को परसीव करना, इस ट्रेंड को, कि ना सिर्फ इंडिविजुअल या पार्टीज बट लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया से देखें एज अ कंट्री। तो इसके अलावा एनालाइज करना प्रोसेस को, कि स्विच करना ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिक्स में, या किस तरीके से इस प्रोसेस को कन्वर्ट होना है, ये कन्वर्ट कर रहा है, ये प्रोसेस नेक्सस में कन्वर्ट हो रहा है कि आपस में तालमेल इन लोगों का बढ़िया बन जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडिया में देखिए बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में कूद रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे क्या करते हैं, अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं और जो है पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है सिविल सर्वेंट्स हम आज के टाइम पे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो गवर्नर ऑफ आरबीआई के तौर पे सर्व करे थे बिफोर बिकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द नरसिम्हा राव रिजाइम में। हालांकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा था, आप जानते हैं उस समय, है ना, हमारे देश को संकट से बचाने में। लेकिन इन्होंने भी खैर स्विच करा था। अब जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर से भी खबरें आती हैं, तो ये सब तो आप सुनते और देखते रहते होंगे। अब देखिए सेम तरह से बहुत सारे और सिविल सर्वेंट्स इन्होंने भी मिनिस्टर्स के तौर पे ज्वाइन करा आज की सरकार में। अब इसमें एक बहुत फेमस नाम एस जयशंकर जी का है ना, ये जो फॉर्मर फॉरेन सर्विस डिप्लोमेट थे, तो आज ये अपना बढ़िया खैर रोल निभा रहे हैं। इनको तो कई सरकारें चाहती थी पर चाह नहीं पाई। तो रिसेंटली ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने इंडिया के लिए। कुछ अदर यूनियन मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट प्रोफाइल सरकार में यूज़ करते हैं, जो होल्ड करते हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिशियन बने, जिसमें R.K. सिंह का नाम आता है, हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है, अल्फोंस कन्नथनम वगैरह का नाम आता है। तो ये सारे व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पे नाम आता है। साथ में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ब्यूरोक्रेट्स के भी, जैसे अरविंद केजरीवाल, शाह फैज़ल, OP चौधरी वगैरह, जो उन्होंने रिज़ाइन करा अपनी सर्विस से और पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया, ताकि इन्होंने कहा कि भैया हमें सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लाना है, तो फिर यही सब करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए, बट किसी भी केस में सिविल सर्विस की प्री रिक्वायरमेंट ये है कि ये अनप्रिजुडाइज रहें, मतलब अनबायस रहें पॉलिटिकल आउटफिट्स को लेके। बट सिविल सर्विस रिक्वेस्ट डजंट टॉक अबाउट देयर वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बारे में। एंड साथ में यहाँ पे कोई भी बार भी नहीं है ब्यूरोक्रेट्स पे कि वो रिज़ाइन कर लें अर्ली टू जॉइन पॉलिटिक्स या ज्वाइन करें आफ्टर देयर रिटायरमेंट। सिंस ब्यूरोक्रेसी अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट फंक्शनरीज़ का, इसकी खुद की पावर्स हैं, फंक्शंस हैं विद इन द स्टेट स्ट्रक्चर, इसलिए ये फैक्टर रियलाइज़ करा जाए कि इनका खुद का रोल हो जो ये प्ले करें फॉर द सोसाइटी, एंड प्री मेच्योर रिज़ाइन ज्वाइन करने के लिए पॉलिटिक्स को, या इवन जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। इससे इनका स्टैचर डिग्रेड होता है, एज वेल एज मोरल भी कम होता है आगे आने वाली जनरेशन के लिए। कि भाई अभी मान लीजिए कोई जो है सिविल सर्विस में जाके रिटायरमेंट लेके पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि अरे आगे भाई हम सिविल सर्विस में जाके क्या करेंगे, रिटायरमेंट तो ले ही लेंगे, और या मान लो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मान लो कोई प्रॉब्लम ही होती होगी, तो डायरेक्टली हम क्या करें पॉलिटिक्स में चले जाएं, या जैसे भी है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सब इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब एज एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स फॉर एनी सिटीजन टू बी एक्टिव पॉलिटिशियन, जो कंसिड्रेशन है, सेंसिटिविटी है टू द मैटर, ये ध्यान में रखी जाए लॉ मेकर्स के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, सो दैट जो गोल है डिग्निटी का, ऑथेंटिसिटी का, नेशन का, ये यहाँ पे बार्गेन नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी है जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टॉपिक जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा समझते हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ पावर्स को एक्सरसाइज करता है ताकि सिटीजन्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकें मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में। ठीक है, आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन ये सिर्फ कंसर्न प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से नहीं है, बट साथ में इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉसी लेजिस्लेटिव और कॉसी जुडिशियल फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आर्बिट्रेरी बन जाता है या मास्टर ऑफ सिटीजन्स बन जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसे कंट्रोल करा जाए। एक तरीका ये है कंट्रोल करने का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, इसे जुडिशरी के माध्यम से कंट्रोल करा जाए। तो यहाँ पे जो जुडिशियल कंट्रोल का मतलब हो गया पावर्स कोर्ट की एग्जामिन करना, लीगैलिटी को ऑफिशियल एक्ट की, एंड देयर बाय सेफगार्ड करना फंडामेंटल और दूसरे एसेंशियल राइट्स को सिटीजन्स के, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो रोल है जुडिशरी का प्रोटेक्ट करने में सिटीजन्स को अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ ऑफिशियल, ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है जैसे जैसे पावर और डिस्क्रिशन हो रही हैं पब्लिक ऑफिशियल्स की मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में। बट कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में ऑन देयर ओन अकॉर्ड। ये इंटरवेन तभी कर सकते हैं जब इनको कहा जाए कि आप करिए। अब वो कोई व्यक्ति कहे जिसे लगता है कि इसके राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं, या हो सकता है छिन जाए एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्शन ऑफ द जो है पब्लिक ऑफिशियल की वजह से, तो ये तभी हो सकता है, अदरवाइज कोर्ट को जो है वो इतना राइट नहीं दिया गया है। दूसरी बात, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्ट में, क्योंकि ज़्यादा जुडिशियल एक्शन की वजह से क्या हो सकता है, मे मेक द ऑफिशियल टू मच कॉन्शियस। फिर ऑफिशियल क्या करेंगे, बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, अपना काम कैसे करेंगे फिर, है ना, अगर बहुत ज़्यादा कोर्ट इन्वॉल्व होने लग जाएंगे उनके काम धंधे में। तो ये बातें हैं, ऑफिशियल कॉन्शियस हो जाएंगे बहुत ही कम, है ना, एंड वेरी लिटिल ऑफ इट मे मेक देम नेग्लिजेंट ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये बात है। अच्छा, फॉर्म्स क्या है जुडिशियल कंट्रोल के ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा इसको समझिए। इसमें जुडिशियल रिव्यू, स्टैट्यूटरी अपील्स, क्रिमिनल या सिविल सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी जैसे प्रीरोगेटिव राइट्स वगैरह आते हैं। एक एक करके आपको मैं समझाती हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है और क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू को। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, देखिए, जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई करता है कोर्ट्स की पावर पे, जिसके माध्यम से वो एग्जामिन करते हैं लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स के ऑफिशियल के, एंड साथ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को भी। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जुडिशियल कंट्रोल का। अब स्टैट्यूट्स जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज के द्वारा खुद में, ये प्रोवाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, इसमें अग्रीव पार्टी की जो विल है उसके पास अग्रीव पार्टी के पास राइट होता है अपील का कोर्ट के अंदर, एंड टू अ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने वो अपील कर सकती है। कभी कभी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट खुद में प्रोवाइड कर सकता है जुडिशियल इंटरवेंशन को कुछ सर्टेन मैटर्स में, है ना। मतलब बेसिकली मोटा मोटा समझिए कि क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की वो पावर है जिसमें वो प्रॉपर देख सकते हैं कि भैया जो भी काम हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है क्या, लीगल है क्या, है ना। इस तरीके से जो भी प्रॉपर जो एक्ट्स करे गए हैं ऑफिशियल, साथ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट जो भी हुए हैं, उसमें कोर्ट खुद कूद के देख सकते हैं अपनी तरफ से कि क्या जो भी हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए। अच्छा, दूसरा क्या है, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन समझिएगा क्या होता है। अब ओम्बड्समैन का हमने लोकपाल एंड लोकायुक्त वगैरह बताया था ना। देखिए, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक एवेन्यूज अकाउंटेबिलिटी के थ्रू पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ये फटाफट से इनएडिक्वेट बनते जा रहे हैं जैसे जैसे स्टेट एक्टिविटीज़ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में बढ़ रही हैं। हाँ, ना सिर्फ गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी बढ़ी है, सो हैव पॉइंट्स जो कॉन्टैक्ट के हैं बिटवीन द सिटीजन्स और स्टेट वो भी बढ़े हैं। इसकी वजह से कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं वो होते चले जा रहे हैं, ऑफन इस स्केल पे
और कॉम्प्लेक्सिटी पे, जिससे ट्रेडिशनल एवेन्यूज़ जो रिड्रेस के हैं वो लार्जली इनअप्रोप्रिएट करार हो रहे हैं। तो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म को अडॉप्ट करा गया है पूरे विश्व के अंदर, जिसके माध्यम से डिसीजन और एक्शन पब्लिक अथॉरिटीज़ के ये चैलेंज हो सकते हैं। तो मेन एवेन्यूज़ 4 हैं ऐसे जिन्हें आइडेंटिफाई करा गया है। उसमें एक कोर्ट का नाम आता है, एक हो गई स्टैट्यूटरी इंक्वायरी, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और हो गया ऑम्बड्समैन। तो ऑम्बड्समैन एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, इसका एम ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को और इंश्योर करेंगे कि एक फेयर प्ले होना चाहिए एक्सरसाइज में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की। तो ऑम्बड्समैन कौन होता है? ऑम्बड्समैन एक ऐसा ऑफिसर है स्टेट अपॉइंट करा जा रहा है वो, ताकि चेक करे राइट्स को सिटीजन्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शंस। ऑम्बड्समैन इन द वर्ड्स ऑफ कर्चन ये एक रिस्पेक्टेड ए पॉलिटिकल इंडिविजुअल है आउटसाइड द ब्यूरोक्रेसी, जिसको इतनी पावर दी गई है कि आप इन्वेस्टिगेट करो सिटीजन की कंप्लेन को अबाउट गवर्नमेंट सर्विस या रिकमेंड करो कि क्या रेक्टिफिकेशन इसमें प्रदान किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि यूजुअली इसके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, क्रिटिसाइज़ करने की, पब्लिसाइज करने की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, बट इसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये क्रिटिसाइज कर सकता है ना, रिवर्स नहीं कर सकता। इससे क्या है? इन प्रिंसिपल ये इनेबल करता है सिटीजन को हु फील्स दैट ही और शी हैज़ बीन विक्टिम ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन कि आप भाई कंप्लेन करो टू द ऑम्बड्समैन ऑफिस में। तो ऑम्बड्समैन जो है यहाँ पे 3 रिलेटेड पर्पस को सर्व करता है। सबसे पहला क्या आपको बताया, समझ में आया? रिड्रेस करना है इंडिविजुअल के ग्रीवेंसेस को, दुख दर्द को। दूसरा, इम्प्रूव करना क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। तीसरा, हेल्प करना लेजिस्लेचर को कि वो सुपरवाइज करे ब्यूरोक्रेसी को। तो बहुत ही एक्सटेंसिव जो है ऑम्बड्समैन का, ये इम्प्रूव करेगा जनरल क्लाइमेट पब्लिक ओपिनियन की सरकार के प्रति, और जो सिटीजन्स हैं जो सिक्योर करते हैं रिड्रेस, ये जनरली ग्रेटिफाइड होते हैं। दूसरे हो सकता है रिकनसाइल हो बाय द ऑम्बड्समैन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस फॉर एजेंसी एक्शन। मोर ओवर जो ऑम्बड्समैन है वो इनकरेज करता है एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिटीजन को कि क्यों आखिरकार ये एक्ट मतलब जो है वाई it acts as it does, and to include in any adverse decision clear information as to the possible right to appeal। देखें, more generally जो इतनी इसकी पॉपुलैरिटी है वो यही है कि सिक्योरिटी हो जाती है ना इस बात को जानने में कि भाई किधर व्यक्ति के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको समझ में आएगा ना इनके माध्यम से कि हमें किधर किससे कंप्लेन करनी है। तो इंडियन ऑम्बड्समैन में अगर हम देखें तो लोकपाल और लोकायुक्त आते हैं। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको पावर दी गई है कि आप इंक्वायर करिए केसेस करप्शन के अगेंस्ट पब्लिक और फंक्शनरीज विद द मैकेनिज्म कि आप फाइल कर सकते हो कंप्लेन और कंडक्ट कर सकते हो इंक्वायरीज को। तो लोकपाल ये इनैक्ट करा गया था एक एक्ट के तौर पे, एक वॉच डॉग था ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सीनियर सिविल सर्वेंट्स को लेके। दिसंबर 2013 की बात है ये, जब पार्लियामेंट ने पास किया एक हिस्टोरिक लोकपाल बिल को जो प्रोवाइड कर रहा था फॉर्मेशन एक एंटी ग्राफ ऑम्बड्समैन का, फाइट करने के लिए करप्शन को पब्लिक ऑफिसेज में और इंश्योर कराने के लिए अकाउंटेबिलिटी ऑन दी पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इसमें याद रखिएगा इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूडेड होते हैं, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जा सकती है इनके माध्यम से, बट विथ सम सेफगार्ड्स। तो इसमें मेजर पॉइंट्स क्या हैं लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 का जो था उसमें, तो एक सेकेंड रुकिएगा। ये ऑम्बड्समैन मैंने आपको बताया, ये 3 रिलेटेड पर्पस आपको मैंने बताए। अब यहाँ पे आते हैं ना, ठीक है। तो मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि एक्ट अलाउ करता है कि एक एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन को सेटअप करिए जिसे लोकपाल कहेंगे सेंट्रल पे और लोकायुक्त कहेंगे स्टेट लेवल पे। एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरा कि इसके अंदर लोकपाल में होंगे चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स, ठीक।
एप्लीकेबिलिटी की बात करें, देखिए लोकपाल कवर करेगा हर एक कैटेगरी को पब्लिक सर्वेंट्स की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, बट आर्म फोर्सेस इस लोकपाल के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा एक्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करता है प्रोविजंस को फॉर अटैचमेंट, मतलब समझिए प्रॉपर्टी को अटैच और जब्त किया, कन्फिस्केट किया जा सकता है अगर वो प्रॉपर्टी करप्ट तरीके से बनाई गई है, इवन वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तब भी ये किया जा सकता है। स्टेट्स यहाँ पे बनाएंगी लोकायुक्त को विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, और एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स जो एक्ट करते हैं एज अ विसल ब्लोअर्स उनको प्रोटेक्ट किया जाए। विसल ब्लोअर्स के बारे में हमने आपको कई बार बता दिया है कि एक्चुअली हु आर दी विसल ब्लोअर्स। तो आपको आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे का जो भी है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। आई होप वो लास्ट पार्ट ही होगा इस चैप्टर का, छोटा सा ही होगा, लेकिन उसे हम नेक्स्ट में ही करेंगे। तो अच्छा लगा लेक्चर तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो जॉइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क एज वेल एज ऑल द सोशल मीडिया links including WhatsApp are in description box. You can follow me everywhere. Thank you so much. Have a nice day. Take care.